तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहे हैं और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें से कौन सी सहायक क्रियाएं लगेंगी, मेन वर्ब किस स्थिति में होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने सब समझा और इसी क्रम में हमने ए नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ लिया था, बी नंबर में हमने निगेटिव सेंटेंस भी समझ लिया। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आज हम सी नंबर चलेंगे और सी नंबर में है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने आया और अब हम लोग थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक बात ये ध्यान देना है, इसमें भी सहायक क्रिया आदि हो तो सब पहले जैसे रहेंगे, बस कुछ इंट्रोगेटिव टर्म शब्द को आगे पीछे प्रयोग करने की बात आती। तो चलते हैं, इसमें से पहला सेंटेंस हम लोग लिखें, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आया, तुम कहाँ जा रहे हो। और देखिए एक बात ध्यान देना है, मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी भी बच्चे को तैयार ना हो तो ना ही ना करेगा, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये आपको ध्यान देना है। तो तुम कहाँ जा रहे हो और क्वेश्चन मार्क आया, और समझने का प्रयास पहले किया करें। अब आप समझे थोड़ा कि जब भी है हम टेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर रहे हो आया है और जब भी रहे हो होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इतना तो कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हो से प्रेजेंट, रहे से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव आते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है, वाक्य के बीच में कहाँ आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब मुझे बताएं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। हाँ, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर पास अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में यूज होगी। अब इज, एम, आर है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इतना पता है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है तो उसे हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी। अभी आप लोग बनाइएगा नहीं, पहले थोड़ा समझे, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो जब उसकी अंग्रेजी लिखते हैं तो कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी वेयर। जैसे अभी मैं आपको मीनिंग तैयार करा रहा हूँ, तो जब मीनिंग तैयार करा रहा हूँ 60 मीनिंग्स जो मैंने सीट 1 में दी और आज मैंने पूछा भी, तो उसका यही मकसद है कि जैसे अब कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, जब एग्जैक्ट पता होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मीनिंग में भी पता होना चाहिए, इसलिए हम उसे ट्रिक में न करके एग्जैक्ट याद करेंगे। तो यहाँ पर वेयर आया। अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि जब प्रश्नसूचक शब्द आ जाए तो बीच में है तो उसे सबसे पहले आगे लिखते हैं, यानी शुरुआत में लिख देते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब में कौन सी यूज होगी, तो चूंकि कर्ता से समझते हैं, कर्ता हमारा जैसा है वैसी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर यू है, यू के साथ चूंकि आर का प्रयोग होता है तो वेयर आर, यानी जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो बीच में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की सबसे पहले अंग्रेजी, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, और फिर सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता, और कर्ता यहाँ पर क्या है, यू है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है कि पहले वो शब्द है, इंट्रोगेटिव शब्द आएगा, उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया, तुरंत कर्ता, और कर्ता के बाद तुरंत आ जाती है मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया में हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जाना है तो गो, और गो में क्या हो जाएगा, आईएनजी, गोइंग। और चूंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो अभी क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, तो वेयर आर यू गोइंग। चलिए इसे लिख लें, बना लीजिए, वेयर आर यू गोइंग। और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, और दूसरा आप लोग खुद बनाइए, तुम क्या पढ़ रहे हो। आप लोग खुद बनाइए, तुम क्या पढ़ रहे हो। बनाइए, नकल किसी की नहीं करना, और इसे खुद ट्रांसलेट करें। तो हाँ बनाए, और फिर मेरा वाला बनाया आप देखिए, और मेरा वाला बताएं कि मेरा सही है कि गलत, मैं भी बना लूँ।
और आप ये बताएं कि गलत है कि सही। तो और जब यहाँ पर मेरा वाला तो और रीडिंग, अब देखिए क्रिया का प्रयोग आया गया, रीडिंग है तो रीडिंग, उसके बाद ये सही है, सही है, पूरा सेंटेंस हो गया। अब आगे मैं, हाँ तो बस वही तो क्वेश्चन मार्क, अब सही है। अगर क्वेश्चन ना मार्क हट गया तो समझिए आधा नंबर हट, मतलब गया अपने से, आधा नंबर वैल्यू। इसलिए ये जो हंसिया खड़ा है क्वेश्चन मार्क, ये बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है, इस तो लगाना ही लगाना है। अच्छा ये हुआ। तीसरा आप बना दीजिए, और तीसरा है तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। तीसरा, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, जा रहे हो। हो गया। हाँ तो अच्छा ये बताना आप, जैसे मैं बना रहा हूँ कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर हो जाएगी। अच्छा फिर उसके बाद आर, फिर यू, और फिर इसके बाद बस। इसमें यह है कि जो ये सेंटेंस है, तो ये देखिए, ये ध्यान दें, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव है, और ये वाला भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है। इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो कर्ता के बाद नॉट आएगा, बस ये ध्यान देना, कर्ता के बाद। तो वेयर आर यू नॉट, और फिर है गोइंग, और गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क आया। अगला है राम कितना पानी पी रहा है। राम कितना पानी पी रहा है, तो राम कितना पानी पी रहा है। तो यहाँ पर इसे हाँ, तो इसमें तो राम कितना पानी पी रहा है, ये आया। तो अब इसे बनाना है, तो अब थोड़ा समझिए, ये जो कितना है, तो ये कितना किसके लिए आया है, और पानी लिक्विड है। तो जब, और वहीं पर कितने पेन, ये मैं अगर दूं, तो ये कितने किसके लिए आया है, और पेन को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तो जो कि पेन है वो काउंटेबल है, 1 2 3 4, लेकिन पानी को तो नहीं गिन सकते, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी। उसे तो हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं लीटर में। जो चीज़ काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है। अब वह है काउंटेबल नहीं, क्वांटिटी है इसकी। तो ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई काउंट कर सकते हैं तो मेनी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पानी को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ लीटर में मापेंगे। तो यहाँ पर हाउ यानी कितना आएगा, तो कितना का हाउ मच, तो इसका हाउ मच, तो कितना का मतलब हाउ मच। लेकिन ये कितना अकेला नहीं है, पानी के साथ है, इसलिए आप कितना पानी इन दोनों को लिखेंगे, सिर्फ कितना नहीं लिखेंगे। तो शुरू, और ये चूँकि बीच में आया है, तो बीच में आया है तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। अच्छा देखिए, पानी पीना थोड़ा अब समझें आप। जैसे आया पानी, मान लिया हमने लिया कि पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है, और वहीं पर वह पानी पी रहा है, पी रहा है। तो यहाँ पर जो पानी है वह वर्ब के रूप में है, पीना, ड्रिंकिंग। लेकिन यहाँ पानी सिर्फ नाउन के रूप में है, तो उसका वाटर। तो हाउ मच, और यहाँ पानी का मतलब है वाटर।
तो हाउ मच वाटर, तो हाउ मच वाटर, अच्छा ये बताएं वाटर के साथ इज आएगा, तो यहाँ पर इज, और आपका जैसे यहाँ वेयर के बाद सहायक क्रिया के बाद तुरंत कर्ता आया है, यही तो है, यानी वेयर सहायक क्रिया कर्ता, तो ये आपका इंट्रोगेटिव में ये टोटल आ गया है, क्योंकि यह इससे जुड़ा है। और जब भी आपका प्रश्नसूचक में उसके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो उसको भी जोड़ देते हैं साथ में। यहाँ पर केवल वेयर था तो वेयर है, सहायक क्रिया आ गई और कर्ता। फार्मूला वही रहेगा कि इंट्रोगेटिव टर्म होगा, सहायक क्रिया होगी, कर्ता होगा। तो यहाँ ये इतना बड़ा है तो ये रहेगा, सहायक क्रिया होगी कर्ता, और कर्ता इसके बाद क्या है राम। और जैसा कर्ता के बाद यहाँ नहीं आया है तो नॉट आ गया है, यहाँ पर नहीं आया तो नॉट नहीं आएगा। तो बाकी बचा क्या, यहाँ गोइंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग, तो यहाँ फिर है ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हाँ, अब जैसे मतलब हाउ मच आया तो अब ये कहें कि हाउ मेनी, तो थोड़ा सा मच और मेनी का डिफरेंस समझ लेते हैं हम कि कर सकते ही नहीं कर सकते और क्या। तो देखिए ध्यान देना है, कितना, कितना का मतलब है हाउ, तो कितने के लिए चलिए हम हाउ लेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ क्या लगा है और यहाँ क्या लगा है वो भी डिपेंड करता है। तो मान लिया हाउ मेनी आए या हाउ मच आए, तो आप ये देखिए समझ लेना है कि हाउ मेनी में जो चीज़ काउंट कर सकते हो तो उसके लिए हाउ मेनी आएगा, और अगर जो चीज़ काउंट नहीं कर सकते हैं यानी क्वांटिटी है तो उसके लिए मच आएगा। यहाँ पर कितने पेन हैं तो यहाँ पर हाउ मेनी आ जाएगा, चूँकि हाउ मेनी पेन्स, चूँकि यहाँ पर हम पेन को काउंट कर सकते, तो मेनी वहाँ पर आता है जहाँ चीज़ों को गिना जा सके, 1 2 3 4 5। पेन को गिन सकते हैं, क्या पानी को 1 2 3 4 में गिन सकते हैं कि 1 पानी 2 पानी, ये नहीं कर सकते। इसलिए जितनी ये मात्राएं होती हैं, घी है, दूध है, पानी है, ये चीज़ें जो लिक्विड में है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको मेज़र करते हैं। लेकिन पेन है, पेंसिल है, मकान है, सड़क है, इनको 1 2 3 में कर सकते हैं। तो जिसे गिना जा सके कि 1 2 3 4, तो उसके लिए मेनी आता है, और जहाँ हम गिन न सके तो उसके लिए मेनी नहीं आता, वहाँ मच आता है। तो पानी, दूध आदि इन सब के लिए मच आएगा। तो यहाँ पर हाउ मच होगा, हाउ मेनी का प्रयोग नहीं होगा। तो हाउ मच वाटर इज़ राम ड्रिंकिंग, यानी ये आया। अगला बहुत अच्छा है और आप बनाइए और मज़ा आएगा। तुम्हें कौन पीट रहा है? तो तुम्हें कौन पीट रहा है? अब आप देखें कौन पीट रहा है, आप उसे पीटे। तुम्हें कौन पीट रहा है? कौन पीट रहा। अब जैसे मैं मीनिंग आपको याद करा रहा हूँ फॉर्म वाली, तो अब आपको जब तैयार होगा कि पीटना किसके मतलब होता है तभी तो ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर ये याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, मीनिंग से जो मैं दे रहा हूँ फॉर्म वाली ज़रूरी है। तुम्हें कौन पीट रहा है, ये आया क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखें अच्छा यहाँ पर बीच में कौन आया है और कौन की अंग्रेजी हो। अच्छा ये बताएं, मैं एक और आपको दूं जो इसके पहले सेंटेंस था, थोड़ा इसे समझते हैं। नहीं बात नहीं, आप अच्छा शांत रहें भाई। जैसे यहाँ पर आया, तुम कहाँ जा रहे हो, इसे लिखना नहीं है, थोड़ा समझे। तुम कहाँ जा रहे हो, ये आया। अच्छा ये बताएं, इसमें प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है और कर्ता कौन सा है? ये तुम है। तो प्रश्नसूचक शब्द भी है और कर्ता भी है। लेकिन इस सेंटेंस से मुझे बताइए कि प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है? इसमें प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है और कर्ता कहाँ है? इसीलिए तो ये सेंटेंस दिया है, इसीलिए सेंटेंस दिया है।
मान लीजिए पैसिव वॉइस तो अभी नहीं लेंगे यहाँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो अच्छा, इसको जब ट्रांसलेट करना होगा तो आप तो यही कहेंगे वेयर आर, यानी आर, और इस सहायक क्रिया के बाद कर्ता यू और गोइंग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ प्रश्नसूचक शब्द ये नहीं, आपस से बात नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। यहाँ प्रश्नसूचक शब्द ये और कर्ता ये। इस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द तो है, कर्ता नहीं है। ये जो तुम्हें है ये कर्म है, क्योंकि अगर ये कर्ता होता तो तुम आता, लेकिन ये कर्म है। अच्छा, ये कर्म है, पीटना वर्ब है, तो कर्ता कहाँ है? हाँ, तो देखिए ऐसे सेंटेंस में ध्यान देना है कि कौन के साथ एक मतलब एक सिचुएशन लागू है कि ऐसी स्थिति में कौन प्रश्नसूचक शब्द भी होता है और कर्ता भी होता है। बाकी की जगह ऐसा नहीं है। वेयर है वाई के साथ नहीं है, लेकिन कौन के साथ है। यहाँ पर वेयर सिर्फ प्रश्नसूचक शब्द है, कर्ता कोई और है, और यहाँ पर कौन प्रश्नसूचक शब्द भी है और साथ ही साथ कर्ता है। तो जब ये, और यहाँ पर बताइए कर्ता के बाद हमने क्या किया है, मेन वर्ब। तो जब यह प्रश्नसूचक हो और कर्ता दूसरा हो, तो इसके बनाने का फार्मूला क्या है कि प्रश्नसूचक शब्द है, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता। और जो खुद ही प्रश्नसूचक शब्द है और कर्ता भी है, तो जैसे यहाँ इसके बाद हमने सहायक क्रिया लगाई है और मान लिया तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द है, इसके बाद सहायक क्रिया है, तो चलिए आप भी सहायक। अच्छा, हु यानी कौन, तो प्रश्नसूचक शब्द भी है और ये कर्ता भी है, लेकिन ये कौन एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। कौन पीट रहा, रहा पता, पीट रहे होता तो हम मानते कि कौन में कई लोग शामिल हैं। पीट रहा है तो एक वचन है, तो ये यहाँ पर जो आया है कौन, वह एक वचन है। और जब एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? इज लगेगी। तो यहाँ पर आया हु इज। अब यहाँ पर जैसे वेयर के बाद सहायक क्रिया है, फिर आप कर्ता लगाते हैं, यही तो है। कहाँ के अंग्रेजी वेयर, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता। अब यहाँ कर्ता ही नहीं है तो आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये कर्ता का काम खुद कर रहा है। और जब ये नहीं है तो यही तो आ जाएगा, वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या है, हु इज, और बीट मीन्स पीटना हो जाएगा, बीटिंग। तो हु इज बीटिंग, और देन क्वेश्चन मार्क हुआ, तो हु इज बीटिंग। तो इसे बना लीजिए, हु इज बीटिंग। अच्छा, ये कौन, तुम्हें आया है, तो यह है यू, ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि यू, योर और यू, ये पहला वाला यू किस रूप में आता है, और ये दूसरा ये कर्म के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। तो हु इज बीटिंग यू, और देन क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस बन गया। अच्छा, तो अब चलिए रूल नंबर 1 लिख लीजिए। अब रूल लिख लेते हैं, रूल 1, और इसमें लिखें मध्य के प्रश्नसूचक शब्द, मध्य के, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, तो मध्य के प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, मध्य के प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखकर, अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखकर सहायक क्रिया लगाते हैं। प्रारंभ में लिखकर सहायक क्रिया लगाते हैं। हाँ, वाक्य के प्रारंभ में लिखकर सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते, तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये बताएं
अगर कोई वाक्य में क्या शुरू में आ गया है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और अगर क्या शब्द बीच में आया है तो व्हाट। तो रूल अगला लिख लेंगे, रूल नंबर अगला, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और रूल अगला लिख लेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। रूल अगला, यदि कौन शब्द प्रश्न सूचक के साथ ही, कौन शब्द प्रश्न सूचक के साथ ही कर्ता के रूप में आता है, प्रश्न सूचक के साथ ही कर्ता के रूप में आता है, प्रश्न सूचक के साथ ही कर्ता के रूप में आता है, तो सबसे पहले हु को लिख करके, तो सबसे पहले हु को लिख करके, हु को लिख करके उसके पश्चात, सबसे पहले हु को लिख करके, सबसे पहले हु को लिख करके उसके पश्चात सहायक क्रिया, उसके पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। एक और रूल लिख लेंगे, नेक्स्ट रूल लिख लेंगे, जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और उसके बाद रूल अगला, और अगले में लिख लेंगे वाक्य के अंत में, अगला है वाक्य के अंत में, रूल अगला, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस साइन इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे मुख्य तौर पर टेंस कितने हैं। मुख्य तौर पर 3 टेंस हैं, और 3 टेंस में नंबर 1 आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 आ गया पास्ट टेंस आया, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस आया, ये है। और अभी हम लोग प्रेजेंट में 4, तो प्रेजेंट क्या है, और फिर दूसरा क्या है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग अभी कौन सा ख़त्म कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप तीसरा नंबर डाल लीजिए, तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर में डालेंगे, तीसरा नंबर आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। अच्छा, इससे आप थोड़ा सा समझें, लिखना कुछ भी नहीं है अभी, केवल समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो यहाँ पर है वह पत्र लिख चुका है, माली आया, अभी लिखना बिल्कुल नहीं, पत्र लिख चुका है। और वह स्कूल गया है, गया है। वह स्कूल गई है, गई है, ये आया। अब थोड़ा सा समझें इसमें आप डिफरेंस, पहचान जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो प्रेजेंट का मतलब, चलिए वर्तमान, परफेक्ट का मीन्स है पूरा हो जाना। कहते नहीं अब परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट का मतलब है पूरा होना। अगर कोई काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट टेंस है, और वर्तमान में पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई काम पूरा हुआ है, परफेक्ट है, लेकिन भूतकाल में हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है। कोई कार्य परफेक्ट हुआ है किंतु फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पर हम देखें कि परफेक्ट आया तो आपको वाक्य पढ़ना होगा, और वाक्य पढ़ कर के यदि लगता है कि काम हो चुका है लेकिन वर्तमान में तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर लगता है नहीं कंप्लीट है, हो रहा है, तो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, एक बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो वाक्य होता है उस वाक्य में पहचान हुआ करती, कभी कभी ना भी पहचान हो तो भाव भी होता है। मान लिया पहचान नहीं है, पहचान किसी और टेंस की है, लेकिन भाव यह है तो ये इसी टेंस में आएगा। लेकिन अभी हम लोग पहचान की बात करें तो जब पहचान की बात करते हैं तो अगर वाक्य के अंत में चुका है, अब चुका है तो प्रेजेंट की बात करता है। और चुका शब्द, अब जैसे मान लिया किसी के पास हम जाएं, अब हम कहते हैं यार खाना खिला दो, कहते हैं कि चुक गया। चुका का मतलब है ख़त्म होना से ही तो है चुका, तो यहाँ पर चुका परफेक्ट। अब जैसा आया हुआ है पत्र लिख चुका है, तो मुझे बताइए इस वाक्य में पत्र लिखने का काम ख़त्म हो गया है कि जारी है? ख़त्म है। और जब काम ख़त्म हो गया है यानी परफेक्ट हो गया है, यानी पूरा हो चुका है। और जब काम परफेक्ट हो गया है, पूरा हो चुका है, तो वह और प्रेजेंट में हुआ तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब आप दूसरा वाक्य, तो इसका मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी है आखिरी में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे एक वाक्य और मैं ले लूँ और यहाँ पर आ गया कि मैं खाना खा चुका हूँ, अब ये आया तो हूँ तो प्रेजेंट का भाव है, खाना खा चुका हूँ तो अपने आप ये लग रहा है कि खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं यदि है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, ये आया वह स्कूल गया है, वह स्कूल गई है। और यहाँ पर आया उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, लिया है, ये आया। अच्छा, उसने खाना खा लिया है तो ऐसा लगता है कि जैसे खाना खाने का काम ख़त्म है। वह स्कूल गया है, ऐसा लगता है स्कूल जाने का काम हो चुका है। वह स्कूल गया है यानी स्कूल जाने का काम हो चुका, वह स्कूल गई है यानी स्कूल जाने का काम हो गया। तो देखिए, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी दो पहचान होती है। पहली पहचान ये कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में आ है, गया है तो आ आया और है तो आ है आ जाए। गई तो गई में ई है तो ई है, तो यहाँ ई है आया। तो यदि वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चुका है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, आ है, ई है, ए है तो प्रेजेंट परफेक्ट।
अब यहाँ पर आया है उसने खाना खा लिया है, तो आ है आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट की दो पहचान हो गई, एक चुका है, चुके हैं, अंत में आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ है, ई है, ए है, आए तो। लेकिन एक और मैं वाक्य देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आया हुआ है स्कूल गई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेंस है, तो गई है कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। वह स्कूल गया है। एक वाक्य मैं और लेता हूं, वह स्कूल गया, सिर्फ इतना, वह स्कूल गया है, नहीं लिखा है। हाँ, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि है नहीं आया, सिर्फ आए आखिरी में, केवल ई आए, केवल ए आए, तो वो आपका पास्ट टेंस होता है, और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, वो पास्ट में पहुंच जाएगा, यानी प्रेजेंट में रहेगा। अब जैसे यहाँ पर वह स्कूल गई है, तो गई है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं यहीं पर कहूँ कि वह स्कूल गई, यह और फुल स्टॉप, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर यहीं पर है जोड़ दें तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं कहूं कि वह स्कूल गई है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं ये कहूं वह स्कूल गई, तो कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखें, जब वाक्य के अंत में केवल आ आए, केवल आ का मतलब है उसके बाद है ना आए, केवल आ आए, केवल ई आए, केवल जैसा वे स्कूल गए, ये आया कि वे स्कूल गए, तो यहाँ पर केवल ए आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। और पास्ट के 4 भाग होते हैं, तो पास्ट के 4 भाग में पहला कौन सा भाग होता है पास्ट का? पास्ट का पहला क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। और अगर इसके बाद है आ गए तो पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, एक बात और, अगर मैं यहाँ पर गई के बाद में है कर दूं तो कौन सा टेंस है? और है हट गया तो कौन सा? और अगर मैं यहाँ पर थ्री जोड़ दूं तो कौन सा? तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। केवल आ ई आए आखिरी में तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आ ई ए के बाद था थी थे भी आए तो भी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट का भाव दे रहा है। और आ ई ए के बाद है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में आपने समझ लिया, और यही फ़र्क आपका है, तो इसी से टेंस के बारे में यानी हम समझ सकते हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट आया, तो चलते हैं इसमें से ए नंबर ले और ए नंबर में आया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया। तो इसमें चलिए पहला सेंटेंस लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर आया, वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। स्कूल जा चुका है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज़ और हैव, 2 सहायक क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और ये भी है कि हैज़ कहाँ पर आएगा, तो आप ये मान कर चले कि जहाँ ई जाता है, ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ई जाता है, तो उसी तरह ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज। और जहाँ आर आता है वहाँ पर है जिनके साथ आर आया था, जैसे आर के लिए यू है, वी है, दे है, और कोई प्लूरल नंबर का करता है तो उसके साथ आर आता है, तो उसके साथ है। तो यह ही, सी, इट है, और यह वी आदि के साथ है आएगा। अच्छा, एक और ये मुझे बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया था? आईएनजी।
और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसीलिए तो हम याद कर रहे थे, गो वेंट गॉन, राइज रोज राइजन। थर्ड फॉर्म अगर नहीं पता है तो गलत हो जाएगा, और यही तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि थर्ड होगा कि सेकंड होगा। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस आता है तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा। अब जब ऐसी स्थिति होगी वह स्कूल जा चुका, तो अब आप देखें इसके जो बनाने का ढंग है वही कर्ता क्रिया तो ही, इसके बाद सहायक क्रिया, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी? ही हैज़, और उसके बाद सहायक क्रिया आए, लेकिन सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब यहाँ पर है जा चुका, जाना, और जाने का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। अब बचा क्या? स्कूल। तो गॉन के बाद क्या आएगा? टू स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसे बना लीजिए, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। और अगला आप लोग खुद बनाइएगा, इसे बनाए, अगला खुद बनाइए। ट्राई योर सेल्फ एंड कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इनटू द क्राइटेरिया ऑफ द टेंस। अगला है, मैंने अपना पत्र लिख लिया है। मैंने अपना पत्र लिख लिया है, लिख लिया है। अच्छा, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, बनाइए, आप सॉल्व करें, देखते हैं। मैंने अपना पत्र लिख लिया है, हाँ, तो क्या है? आई हैव रिटन माई, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और, बिल्कुल सही है, लेकिन जो अपना शब्द आता है, अपना, ये आया। जैसा मैंने अपना, तो ये अपना किसके लिए आया है? मैंने के लिए। और जैसे हम कहें कि तुमने अपना, तो ये अपना किसके लिए आया है? तुम के साथ आया है। और जैसा आया हमने अपना, तो ये अपना किसके लिए आया है? हमने के लिए आया है। तो अपना तो एक है, लेकिन अपने की अंग्रेजी सब में अलग अलग होती। अगर अपना हमने के लिए आया है तो हमने के अनुसार अपने की अंग्रेजी आएगी। अपना तुमने के साथ आया है तो तुमने के हिसाब से होगी। मैंने के हिसाब से आया, मैंने के हिसाब से होगी। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आपको फॉर्म बताया था। प्रोनाउन में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन बताया था, सेकंड पर्सन की बात हुई थी कि सेकंड पर्सन क्या है, और उसके बाद थर्ड पर्सन की बात हुई थी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी की बात की थी, लेकिन मैंने बताया था ये आई फिर नंबर्स में डिवाइड है, वी नंबर्स में डिवाइड है। पर्सन में भी है, तो पर्सन में तो फर्स्ट है, लेकिन फिर नंबर में भी है। और जब फिर नंबर में भी है, तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नंबर में आई के बाद माई भी मैंने उस दिन बताया था, और मैं भी बताया था, आई माई में, और ये भी बताया था वी है, अवा है, अस है, ये तो बताया था। और यहाँ पर सेकंड पर्सन में यू बताया गया था, और यह है यू, यो और यू। इसी तरह ही है तो ही का हिज और हिम, ये बताया गया था। एक बात ध्यान देना है, जो ये वाले पोर्शन है, ये बीच वाले, ये अपने के लिए यूज होते हैं, इनका मतलब अपना भी होता है। तो अगर आई करता है तो अपना के लिए क्या आएगा? माई। वी करता है तो अपने के लिए अवा। जैसे हम अपने घर जाते हैं तो हम मतलब वी, तो फिर अवा हो जाएगा। अगर यू है तो अपने के लिए क्या होगा? यो होगा। और ही है कि वह अपने घर जाता है तो हिज हो जाएगा। अगर हम लेते हैं सी, वह अपने घर जाती है, तो सी है, तो यहाँ पर हमने बताया था सी हर, हर, तो ये आएगा।
अगर ये कहा जाए इट है और इट के लिए आया अपना, तो इट से हो जाएगा। और अगर आया कि वे अपने घर जाते हैं, तो दे देयर, THEIR, देयर। ये जो बीच वाला है प्रोनाउन, हालांकि मैंने समझाया था, उसने लिखवाने काम नहीं किया था, लेकिन जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलूँगा तो इसे पूरा लिखाऊंगा और लिखा करके ये पूरे रटवाना है। लेकिन अभी मैं इतना बता दूं, जो ये बीच वाला है, जो एडजेक्टिव इसे पजेसिव प्रोनाउन मैंने बताया था, तो बीच वाला अपने का काम आता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपसे अभी ये बताया और यह है कि दे है, तो दे के बाद इसका पजेसिव प्रोनाउन देयर होता है। तो अब दे अगर है तो उसके लिए अपने के लिए क्या आएगा, देयर आएगा, और सी है तो अपने के लिए हर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस आया है, तो सेंटेंस आया है क्या कि मैंने अपना पत्र लिख लिया है। तो यहाँ आया कि मैंने अपना पत्र लिख लिया है। अच्छा, ये अपना किसके लिए आया है, मैंने के लिए, और मैंने का मतलब आई, तो आई के लिए अपने के लिए अंग्रेजी माई, वी के लिए अपने के लिए आवर। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना आता, तो अपने की ये 4-6 अंग्रेजी हो गई। जैसे करता हूँ वैसे ही अपने का अर्थ। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे कि ये आया, तो सबसे पहले हम टेंस देखें। तो जब टेंस हम देखते हैं तो आ है आया है, जब वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का ढंग ये है कि सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद आएगी सहायक क्रिया। और आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रियाएँ हैज़ और हैव है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ आपको पता है हैव आएगा, तो आई के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं तो हैव हुआ, तो आई हैव हुआ। और उसके बाद आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया के तुरंत बाद मेन वर्ब लिखते हैं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ है लिखना, तो यहाँ पर मेन वर्ब, अब जैसे अभी मैं वर्ब आपको तैयार करा रहा हूँ, तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही तो काम आएंगे कि राइट में से। चलिए तो सरल है, कोई कठिन आ गया तो कम से कम आपको थर्ड फॉर्म तो पता होगी क्या है, अगर होगा तभी तो सही। आपको पता है कि यहाँ थर्ड लिखना है, याद ही नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए वो याद करना है। तो आई हैव रिटन, अब बचा अपना पत्र, तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, माई, और फिर हो जाएगा लेटर, माई लेटर, फुल स्टॉप हो गया, ये आपका बनेगा। चलिए एक और बना लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। माइन, हाँ, अब देखिए एक बात और ध्यान देना है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलेंगे तो आई, माई, मी, लेकिन यहीं पर जब ये तो सबका हो गया है, तो मान लिया आई, माई और मी ऐसा चलेंगे, वी, आवर, अस, यू, ये, लेकिन ये जो बीच में आता है आई, माई, तो एक माइन भी होता है, एक आवर्स भी होता है, एक योर्स भी होता है, इसमें नहीं होता, एक हर्ष भी होता है, एक इट्स होता है, और एक THEIRS देयर्स भी होता है, इसी बीच वाले के साथ जुड़े होते हैं। अब आप कहें कि जो ये जुड़े हैं, मैंने नहीं अभी तक बताया था, इससे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये भी जुड़ा होता है। अब क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि मायने शब्द आ गया तो ज़रूरी है। ये जो पोर्शन होता है यही अपने के लिए आता है, लेकिन यह भी साथ में हुआ करता है, ये अपने के लिए नहीं आते हैं, पहली बात ये। अब जब नहीं आते तो इनका है क्यों, तो आप ये समझें कि ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाया करते हैं, उस रूप में ले लेते हैं। साथ में जब पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री में यूज हो जाता है, तो उस क्रम में यूज होता है, तो इसलिए इसका यूज मैं वहाँ जब चलूँगा तो उस समय बता दूँगा कि एक स्पेशल जगह हो जाता है, बाकी जगह आपका यही यूज करना है, इसलिए इसको नहीं बताया गया है। लेकिन माइंड का प्रयोग आप माई की जगह अपने के लिए नहीं करेंगे, यह योर्स भी नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक तो सही है, लेकिन दिस इज़ माइन बुक नो, गलत है। लेकिन वहीं पर मैं कहूँ दिस इज़
बुक ऑफ माइन तो सही है। हाँ, दिस इज़ माई बुक सही है, दिस इज़ माइन बुक गलत है, दिस इज़ बुक ऑफ माइन सही है। ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में यूज हो जाता है तो वहाँ पर, तो इसलिए, और माई बुक, बुक के पहले माई आया है, माई बुक, तो जब बुक के पहले माई आया है तो कोई भी टर्म जब नाउन के पहले आता है, बुक है नाउन संज्ञा है, और जब उसके पहले आएगा तो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव होता कौन है? नाउन के जो पहले आ चुका होता है। तो माई बुक आया तो बुक के पहले माई है, तो इसलिए माई एडजेक्टिव है, तो माई एडजेक्टिव के रूप में आ जाता, माइन नहीं आएगा। लेटर ऑफ माइंड बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं लेटर ऑफ माइंड ठीक है, दिस इज लेटर ऑफ माइंड, ठीक, हम ले लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे एडजेक्टिव के रूप में माइंड नहीं आएगा, माई आएगा, तो दिस इज माई बुक, लेकिन दिस इज माइन बुक ये गलत है, दिस इज माई बुक ये सही है। अब मान लिया हमारे पास माई नहीं है और हमने दिस इज बुक लिख दिया, अब हमें अपना दर्शाना है। अब आप कहें कि हम माई नहीं लिख सकते, जगह नहीं है, तो ऑफ माइन कर दीजिए, ऑफ माइन, तो दिस इज बुक ऑफ माइन, तो ये माना जाएगा दिस इज, यह है बुक किताब किसकी? ऑफ माइन यानी मेरी। तो चूंकि माइन एडजेक्टिव के रूप में नहीं आता, लेकिन अपनापन का भाव देने के लिए तो ऑफ के बाद हम लगा देंगे। अब ये कहा जाए दिस इज योर होम सही है, दिस इज योर्स होम गलत है, दिस इज होम ऑफ योर्स सही है, दिस इज होम ऑफ योर्स सही है। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलेंगे तो वहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एक इन्फिनेटिव के प्रयोग बताया कि धीरे धीरे चीज़ें आप सीखते चलें, तो ये भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही कहा जाए डेप्थ और बहुत माइन्यूट चीज़ है, और इन्हीं से क्वेश्चंस जैसे बनते हैं यह वाक्य का अर्थ समझने का। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि क्यों, कहाँ, कैसे, तो आपका ईजी है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो आपका ईजी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो लगता है कि क्या यह भी आ सकता है, या यहाँ नहीं आया कभी भी आ सकता है, लेकिन अब आपका कन्फर्म है वो नहीं आएगा एडजेक्टिव रूप में, आएगा तो आपके बाद माइन लगाइए। इसी तरह आपके यहाँ पर जितने हैं तो उनका भी वही चीज़ हो जाता है कि आपको ये एडजेक्टिव रूप में ना करके आपके बाद आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई पेन सही है, दिस इज़ माइन पेन रॉन्ग है, दिस इज़ पेन ऑफ माइन राइट है, ये सही, ये कर सकते। अब एक बात ये है कि मैंने आपसे बताया कि जब हम ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन समझ लें फिर हम आते हैं स्पोकन में, तो स्पोकन वाला जैसे माई भूल चुका है तो तुरंत ऑफ लगा के माइंड कर देता है। ये है बोलने का ढंग कि दिस इज़ अ पेन, अब माई भूल गया तब ये थोड़ा कहेगा सॉरी दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ पेन ऑफ माइंड कर दिया। तो मतलब ये है कि बोलने का ढंग है और कैसे क्या, लेकिन पता है तब तो करेगा, नहीं पता है तो कैसे कर पाएगा। तो एक ये चीज़ कर ले। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस ये भी लिख लिया, और कितने सेंटेंस हो गए टोटल? हाँ 2 हो गए। अब तीसरा लिख लीजिए, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, कर लिया है। तो तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, अब इसको बनाइए। हाँ तो क्या, हाँ बिल्कुल, अच्छा तुमने क्या है यहाँ पर, तो यू, सहायक क्रिया, वर्ब का कौन सा फॉर्म, याद करना। अब यही जो हमने दिया है लर्न करने को आपको, तो लर्न लर्ट जब होगा तभी तो लिख पाएंगे। इसलिए ट्रांसलेशन का बेस है ये जो मैं दे रहा हूँ, 60 सीट 1 में 60 सीट 2 में, ये बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव लर्नट ये आया। अब बचा क्या अपना पाठ, योलेशन, अब रूल लिख लेते हैं।
भाई समझ में आ गई बात। अब चूंकि हम आगे चलेंगे और इंग्लिश में अन्य जगह तो कठिन चीज़ें और भी होती जाएंगी, हमें तो बस टेंस में एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाए, और कठिन स्पेलिंग है आदि वो तो सब आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक, अब देखिए मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मैंने अपना काम कर लिया है, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक में पूरा जुड़ जा रहा है। आपने ये नहीं कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आपने कहा मैंने अपना काम कर लिया है, दोनों सही है। तो जब कर लिया है तो देखिए यहाँ पर क्रिया कर लिया है, क्रिया ये है, और अगर ये लिखा होता मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो क्रिया पूरा करना होती। तो क्रिया यहाँ पर एक कर लिया है और अपना काम हो गया और मैंने करता। तो अब इतना तो आपको पता है कि मैंने एक अंग्रेजी, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सहायक क्रिया कौन सी। अब जो करना है तो अब आप थोड़ा समझिए, अगर यहीं पर मैं एक सेंटेंस लूं और वह सेंटेंस आ जाए इसी के साथ लेते हैं, इसे थोड़ा बारीक चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर आया कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब आप समझिएगा यहाँ पर क्रिया क्या है, पूरा कर लिया, अपना काम और मैंने। अच्छा इसमें फ़र्क क्या है, बस पूरा तो जुड़ा है। तो ये ध्यान देना, पूरा करना की जो अंग्रेजी होती है कंप्लीट होती है, कंप्लीट ये है। और करना, देखिए कंप्लीट करना, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं कर रहा हूँ और मैं कहूँ पूरा कर रहा हूँ, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब करने का मतलब है कि अभी हो रहा है, कोई वर्किंग है। अब पूरा करने का मतलब है वो वर्किंग यानी फिनिश हो चुकी, यानी कंप्लीट हो चुकी। तो जब भी करना आए, अगर पूछा जाए करना की अंग्रेजी क्या है वर्ब में, तो डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स करना। यही आज अब देखिए अपना काम कर लिया है, और अब थोड़ा सा समझें, काम कर लिया एक ये तो कर लिया है। अब यहीं पर मैं कहूँ काम कर लिया है, ये क्रिया और अलग है। तो जब काम कर लिया है तो यहाँ पर है वर्क आ जाएगा, वर्क, और सिर्फ कर लिया है तो डू, डू मीन्स करना, और पूरा कर लिया है तो कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना। तो यहाँ पर आपका ये काम कर के साथ नहीं जुड़ा है, अगर कर के साथ जुड़ा होता तो एक क्रिया अलग हो जाती। ये जो काम है वो अपना के साथ जुड़ा है, और जब अपना के साथ जुड़ा होगा तो फिर ये सिर्फ कर लिया है, और कर लिया की अंग्रेजी डू, काम कर लिया वर्क, और पूरा कर लिया कंप्लीट। तो भाई डिपेंड करता है कि कौन किस में जुड़ा। और ये बारीकी अगर आपने समझना शुरू कर दिया तो अंग्रेजी इजी है, और छोटी छोटी चीज़ें आपकी गलत भी नहीं होंगी। तो ये करना है। अच्छा जब करना है तो डू है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि सर ने बताया है प्रेजेंट टेंस में, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में, कि डू सहायक क्रिया होती है, तो ये कहाँ से मेन वर्ब आ गई। क्योंकि दो क्रियाएं तो होती हैं, एक सहायक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, और एक मुख्य क्रिया होती है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया जैसे हैज है सहायक क्रिया है, डज है सहायक क्रिया है। अब ये डज सहायक क्रिया हो गई, और डू है तो सहायक क्रिया है। तो जो सहायक क्रिया है मेन वर्ब डू कैसे हो सकती है। तो कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति मानव भी होता है और देवता भी होता है, दो हो जाते हैं। अब जब मानव भी और देवता है तो उसी तरह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं या ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं कि जो सहायक क्रिया में भी प्रयोग होते हैं और मुख्य क्रिया में भी, कुछ ही हैं, उनको समझना है। अब उन शब्दों में मैं एक लेता हूँ डू।
डू क्या है? यह सहायक क्रिया भी है और यह है मुख्य क्रिया भी है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया तो कुछ दोनों में यूज होते हैं। जब सहायक क्रिया में यूज होंगे तो बस इसका यही रूप रहेगा, कोई और रूप होने वाला नहीं, सिर्फ ये रहेगा। क्योंकि सहायक क्रिया जैसी है वैसे, उसके तो फॉर्म होते नहीं है कि सहायक क्रिया के हैजड कर ले, ऐसा तो होता नहीं है। इजस्ड, अब कैसे? तो सहायक क्रिया का कोई फॉर्म नहीं होता है, जो है सो है। लेकिन मुख्य क्रिया के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर वर्क कहूँ, ये आया, और मैं ये कह दूँ ये तो मेन वर्ब है, तो आप कहेंगे सर इसके 3 फॉर्म होंगे। मैं कहूँगा हाँ ये वर्क है और ये वर्कड हो गया और यह भी यानी वर्कड हो गया। तो डू कुछ क्रियाएं, कुछ शब्द हैं जो सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया भी है, तो उनको हमें समझना होगा। अगर वो सहायक क्रिया है उसी फॉर्म में और अगर मुख्य क्रिया है तो उनके 3 फॉर्म होंगे। अच्छा ये बताइए कि हैज सहायक क्रिया तो पता है आपको है, डज भी है, डू भी है। अच्छा भाई जब हम पास्ट टेंस चलेंगे तो एक डिड भी सहायक क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट डिड होती है, तो वहाँ ये भी सहायक क्रिया है। अब एक थोड़ा सा झोल या थोड़ा सा लूजनेस ये है, कुछ शब्द दोनों रूप में आते हैं तो उन्हें हमें समझना पड़ेगा, बस इतना। तो यहाँ पर डू सहायक क्रिया है, ठीक है, लेकिन डू मुख्य क्रिया भी है। अब जब डू मुख्य क्रिया है तो इसके 3 फॉर्म होंगे। तो पहला फॉर्म तो डू है, दूसरा डिड है और तीसरा डन है। डू डिड डन। अब आप कहेंगे ये क्या बवाल कि इसका पहला फॉर्म भी सहायक क्रिया, सेकंड भी सहायक क्रिया है, संयोग है। तो कुछ शब्द दोनों में, तो डू भी सहायक क्रिया है और डू मुख्य क्रिया है, डिड सहायक क्रिया और डिड डू का सेकंड फॉर्म है। अब ये आया तो यहाँ पर आप कह देखिए डू डिड डन आया, तो यह है डू डिड डन। अगर मैं कहूँ डू मुख्य क्रिया है, उसका सेकंड फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? डिड। अगर मैं कहूँ गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। अगर मैं कहूँ वर्क का क्या सेकंड फॉर्म है? वर्कड। तो जब वर्क वर्कड है और राइट का सेकंड फॉर्म रोट, तो अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि डू का सेकंड फॉर्म, तो अगर हम सेकंड फॉर्म के रूप में लगाते हैं डिड, तो क्या वो सहायक क्रिया होगी? अगर हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में लगाते हैं तो मुख्य क्रिया होगी। अब आपको ये देखना है कि यदि वाक्य में डिड शब्द आया है और अगर वह सेकंड फॉर्म के रूप में आया है तो मेन वर्ब है, और जब अगर वह सेकंड फॉर्म के रूप में नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको पहचानना डिड। अब देखिए यहाँ पर है डू का सेकंड फॉर्म डिड है। अगर डिड आया और आपने कहा कि सर ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और अगर डिड सेकंड फॉर्म के रूप में नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस हमने लिया है कि मैंने अपना काम कर लिया है, यही तो था। तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो आई हैव। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब में यहाँ पर डू है और डू का थर्ड फॉर्म क्या है? तो आई हैव डन। और अपना काम माई वर्क है, यह है। और कर लिया है तो फुल स्टॉप रहेगा, ये फुल स्टॉप में। तो यह है। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि डू है, डिड है, इनके मामले में सहायक क्रिया आदि है। अच्छा एक और थोड़ा सा अब बताना, समझाना मुझे। अब मुझे आप खुद समझाइए तब तो आप समझेंगे कहाँ क्या है। देखिए इंग्लिश में सिर्फ पढ़ जाएंगे नहीं आएगा, उसके प्रयोग में जितना लाएंगे आएगा। जैसे वह है लिखता है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट में ये है अफर्मेटिव है कि निगेटिव? अफर्मेटिव। तो इसको और जब प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या सहायक क्रिया लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो ऐसे स्थिति में एस लगाते हैं, तो ही राइट्स। आपने एस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है। अच्छा, एक वाक्य और मैं अगर दूं यहीं पर, फिर वह रोता है, वह रोता है, तो आप क्या बनाएंगे? ही वीप्स, ये आ गया। वह दौड़ता है, दौड़ता है, तो ही रन्स। ठीक। अब मैं कह दूं वह काम करता है, तो वर्क मीन्स क्या होता है? काम करना। यहाँ क्रियाएं पूरी है, तो ही वर्क्स। अगर मैं कह दूं वह करता है, सिर्फ इतना, तो क्या होगा? हाँ, क्या है? हाँ, हाँ, देखिए वो अपनी भाषा का है, उस भाषा में ये कि तुम्हें में वो आधा माह ही लगाया जाता है, हमारे विद्वानों ने बना दिया है, चला आ रहा है। और तुमने में पूरा माह बनाया जाता है, तो विद्वानों ने बनाया। हम ये कहें कि ये साहित्य है, लिटरेचर है, और इस साहित्य में ऐसा लिखा जाने लगा, आ गया। हो सकता है कि कल का आधा माह की जगह पूरा कर दिया जाए, ता ऊ के मात्रा माँ और हा और ये, और इसे अगर सब लोग स्वीकार कर लें तो ये भी चलने लगेगा। एक तरह से भाषा को जिस रूप में स्वीकार कर लिया वो चल रही है, तो पहले से स्वीकार ही कर लिया गया कि उसमें आधा माँ आएगा, उसमें पूरा माँ, तो चल रहा है। बस आप ये समझें, तो उसे हमें समझना होता है। ठीक। अच्छा, ये वह काम करता है, तो क्या होगा? ही नहीं, वह काम करता है, ही वर्क्स। और वह करता है, डज क्यों लगवा? अच्छा, डज है सहायक क्रिया, मेन वर्ब कहाँ है? तो ये करना है, डू मीन्स करना, और चूंकि इसमें एस लगाएंगे तो ही डज। अब बस और कुछ नहीं, फुल स्टॉप। ये भी सही है। यहाँ डज बताइए सहायक क्रिया के रूप में है कि मेन वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में है ना। और अगर मैं कहूँ कि ही डज नॉट डू, अब मुझे बताइए यहाँ कौन सहायक क्रिया है, कौन मेन वर्ब है या नहीं है मेन वर्ब? डज क्या है भाई? नॉट आया है तो नॉट के पहले वाली हेल्पिंग वर्ब ही होगी, क्योंकि जब ही सहायक क्रिया आप लिखते हैं तुरंत नॉट आ जाता है। नॉट आया है मतलब ये सहायक है, तो ये सहायक क्रिया है। डू मेन वर्ब है, सहायक क्रिया नहीं है। ये आपकी जैसे वह है, अब आप समझना, वह काम नहीं करता है, तो इसका क्या होगा? ही डज नॉट वर्क, यही तो होगा। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि वह नहीं करता है, वह नहीं करता है, तो ही डज नॉट। अब करना किसके मीन्स होता है? तो या ही डज नॉट डू। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या। तो इसलिए डज सहायक क्रिया भी है और डज मेन फॉर्म में, यानी मेन के फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगा है, इसमें ईएस लगा है। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन है। तो ऐसे कुछ कंडीशन से बनती हैं, 2-4 बार देखेंगे तो समझ में वो आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी ऐसे चले, जैसे मान लिया
मैं यहाँ पर कहूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ, वह है गया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के हम जब बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो गो मीन्स गया, तो क्या हो जाएगा? ही वेंट। बस यही तो होगा। और वह है सोया, कौन सा है? तो ही स्लेप्ट है। अब यहीं पर मैं ये कहूँ, उसने किया, उसने किया, तो ही, और करना किस मीन्स होता है? डू मीन्स, तो उसका क्या होगा? डिड। फुल स्टॉप। अब बताइए, डिड सहायक क्रिया है कि मेन वर्ब? यहाँ मेन वर्ब है, उसके बाद कुछ आया नहीं, तो ही डिड। अच्छा, हैज सहायक क्रिया होती है, हैव होती है, और एक हैड भी तो सहायक क्रिया होती है। मैं अभी जब पास्ट टेंस से चलूँगा तो एक ऐसी सिचुएशन लाऊंगा कि हैज भी आएगा, हैड भी आएगा, तब आप ये कहेंगे क्या है, फिर भी वो सही है, तो उसे देखेंगे वहाँ पर। अब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब रूल नंबर 1, वाक्य के अंत में रूल 1 लिखेंगे। वाक्य के अंत में चुका है, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है के बाद कॉमा, चुकी है कॉमा, कॉमा लगाते हुए लिखना है चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, कॉमा, आ है। अभी आ का तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो चुका हूँ और कॉमा आ है, कॉमा ई है, ई है, कॉमा ए हैं, ए हैं, कॉमा आ हूँ, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, आते हैं, आते हैं। और रूल दूसरा डालेंगे, आते हैं, रूल दूसरा, रूल नंबर 2, और रूल 2 में लिखेंगे सहायक क्रियाएं, रूल दूसरे में सहायक क्रियाएं, और डैश करके लिख लेंगे हैज़ कॉमा हैव, हैज कॉमा हैव, हैज कॉमा हैव, हैव। रूल दूसरा, रूल नेक्स्ट डाल लीजिए, अगला रूल, और अगले रूल में लिखें ही, शी, कॉमा लगाते हुए ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। और रूल अगला, आई, वी, आई वी यू, आई वी यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। और रूल अगला, नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल में लिख लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव तैयार कर किया जाता है। अब अफर्मेटिव हुआ, बी नंबर डाल लीजिए, बी नंबर। और बी में आया निगेटिव सेंटेंसेस, बी आया निगेटिव सेंटेंसेस। अब अगला तो निगेटिव तो आप 2 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि बस सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ देना है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। तो एक सेंटेंस चलिए लिख लीजिए। राम ने गाना नहीं गाया है। राम ने गाना नहीं गाया है। अच्छा, गाया है, आहा आया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। राम ने करता है, गाना हुआ, नहीं गाया है, तो चलते हैं। तो इसमें से बनाएंगे तो हो जाएगा राम हैज़ नॉट। हाँ, अब देखिए रटे हैं तो अब आ गया, संग होना चाहिए। तो हैज़ नॉट संग, और गाना तो आसांग हो गया, हैज़ नॉट संग आसांग। तो ये तो कर लिया आपने। अगला, और उसने अपनी गाय नहीं बेची है। उसने अपनी गाय नहीं बेची है। गाय नहीं बेची है। उसने अपनी गाय नहीं बेची है। अच्छा, उसने की अंग्रेजी ही। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हैज़। और चूंकि नहीं आया है तो तुरंत सहायक क्रिया बाद नॉट। और सेल, सोल्ड, तो SOLD। अगर यही याद रहते हैं तो तुरंत समझ में आया, सोल्ड। अपनी गाय, हाँ, हिज आएगा, हिज काऊ। यहाँ पर अब माई नहीं लगाना, हिज काऊ। और मुझे लगता है आ गया ये, ज़्यादा इसे क्यों खींचा जाए। अच्छा, इसमें और सहायक क्रिया कौन किसके पास आएगी, क्या है, वो तो सब अफर्मेटिव में हो चुका है, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब नहीं है तो एक नोट तो कर ले, मतलब वो संतुष्टि उसे मिल जाए कि रूल लिखा गया, उसमें भी एक रूल कर ले। और लिख लेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। और निगेटिव तो हो गया, तो अब भाई इंट्रोगेटिव कर ले, और इंट्रोगेटिव करके थोड़ी देर में ख़त्म भी कर लेते हैं। क्यों कल का छोड़े, कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट तो ख़त्म कर दें। तो सी नंबर आया, सी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी आया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चलिए इसे आप बनाइएगा। क्या उसने अपनी पुस्तक बेच दी है? क्या उसने अपनी पुस्तक बेच दी है? दी है कौन सा टेंस है? और क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, क्योंकि क्या शब्द पहले है तो सहायक क्रिया तो हैज़, ही, सोल्ड। हाँ, अपनी पुस्तक, हिज बुक। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लीजिए, इतना सरल है। तो हैज ही सोल्ड हिज बुक,
अब नेक्स्ट लिखिए, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? तुमने यह पुस्तक, अब देखिए ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो रहा है। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी है? जैसे मैं कहूँ कि तुमने अपनी सीट नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ी है, तो बनाइए भाई इसे आप। वाई हैव, पक्का हैव। अब हैव के बाद जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। हाँ, तो वाई हैव यू और फिर नॉट, कर्ता के बाद नॉट है। वाई हैव यू नॉट। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, जब वर्ब के थर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं तो रीड आया। रीड मीन्स पढ़ना, और इसका सेकंड फॉर्म भी यही होता है और संयोग से थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन उच्चारण अलग है। रीड, रेड, रेड। फर्स्ट फॉर्म को रीड और सेकंड थर्ड को रेड, रेड। स्पेलिंग वही है। तो यहाँ पर आया है वाई हैव यू नॉट रेड। अब बचा क्या? नहीं, अपनी पुस्तक नहीं है, यह पुस्तक। और यह की अंग्रेजी दिस बुक। गुड, दिस बुक और क्वेश्चन मार्क, दिस बुक क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगला भाई आप बना दीजिए, कितने लड़के आज आए हैं? सांभा कितने थे? तो कितने लड़के आज आए हैं? तो कितने लड़के आज आए हैं। बात सही है आपका जवाब भाई, आज आए हैं। तो हाउ, तो कितने का मतलब हाउ। और चूंकि लड़कों को तो गिन सकते हैं तो अब मैनी आएगा, मच नहीं आएगा। नहीं तो ये हो गया, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी, कितने बॉयज। अब इसके बाद सहायक क्रिया आ जाएगी, तो हैव, हैव होगी ना सहायक क्रिया, कौन सी होगी? हैव, क्योंकि प्लूरल में तो हैव आएगी। हाउ मेनी बॉयज हैव। अब बचा क्या है? आए, तो कम केम, कम, और आज टुडे, और क्वेश्चन मार्क, टुडे क्वेश्चन मार्क। अब मुझे लगता है बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई है, तो रूल लिख लेते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट को ख़त्म करते हैं, बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचेगा। तो अगले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म होगा, पास्ट इंडिफरेंट भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में सारा ख़त्म, और बीच में बहुत चीज़ें हम ये भी समझ चुके हैं। तो चलिए रोल 1, वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द होने पर, वाक्य के शुरू में क्या शब्द होने पर, क्या शब्द होने पर सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज रिटन। उसके पश्चात, हाँ लगाते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं।
अच्छा, और तो अब आप समझ गए होंगे, बीच में अगर वाट बेन आया तो वो आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी भी करता। अब तो मुझे लगता है बार बार लिखाने की आवश्यकता है नहीं। मान लिया है वो कहाँ गया है तो वेयर आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, फिर करता आएगा, तो इजी बात है। बस एक लिख लीजिए रूल अगला, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं और इस तरह से परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा समाप्त। तो एक हाँ प्रश्नसूचक चिन्ह लगा। लेकिन अब एक काम करिए, आप इसका हेड पॉइंट जरूर डाल लीजिए जो अगली क्लास के लिए चौथा नंबर, और वह आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू।